हेलो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का एक मैं और मेथड बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड या फिर इसी को हम कह देते हैं पेनल्टी मेथड। ओके, सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट रिजल्ट इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन का देता है वो यही मेथड देता है। ओके, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, ये एक्यूरेट रिजल्ट है लगभग, इससे हम जो इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इससे हम लगभग ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सबसे ज़्यादा इसी के आसपास होगा। ओके, अब ज़रा चेक करते हैं किस तरीके से करके हम पेनल्टी मेथड का यूज़ करके इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रा यहाँ पे देखना है कि मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये कुछ वेयर हाउसेज हैं, ये कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, ये उसकी कैपेसिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसकी बेटा कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट को आप ऐड करके देख लीजिए, दोनों इक्वल होंगे। आप रिक्वायरमेंट ऐड कीजिए, कैपेसिटी ऐड कीजिए, वो आर इक्वल टू 34, ये दोनों 34 के बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। हर जगह मैं इस चीज़ का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस ही चेक करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ ध्यान देना इस चीज़ का। ओके, अब जरा यहाँ पे चेक करो, जो ये वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है इसको हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। इस पे जो हम अमाउंट एलोकेट करते हैं वो पेनल्टी के हिसाब से उस रो को ब्लैंक करते हैं, उस कॉलम को खाली करते हैं जिसकी पेनल्टी सबसे मैक्सिमम होती है। अभी पेनल्टी होती क्या है? पेनल्टी मीन्स डिफरेंस ऑफ द लीस्ट टू एलिमेंट ऑफ एवरी रो और एवरी कॉलम। अलग अलग पेनल्टी हर रो और कॉलम की फाइंड आउट होकर आएगी। तो अगर मैं पेनल्टी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पेनल्टी को एक लेटर होता है पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, इंडिकेशन के लिए होता है बस। यहाँ मैं पेनल्टी के लिए पी रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपके पास रो की पेनल्टी हो जाएगी, यहाँ मैं कॉलम की पेनल्टी लिख देता हूँ। ओके, तो जरा चेक करना, पहले मैं इस रो की पेनल्टी निकाल लूँ। फर्स्ट रो को आप चेक कीजिए। फर्स्ट रो में अगर मैं चेक करूँ तो फर्स्ट रो में जो लीस्ट टू नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लीजिए। लीस्ट टू जो आपके पास जो कॉस्ट आ रही है उनका डिफरेंस, बेटा सबसे कम आ रही है 10, 10 से हायर 19, 19 और 10 दोनों का डिफरेंस 9। तो इसका मतलब है कि इसकी फर्स्ट रो की पेनल्टी होगी 9। ओके, पेनल्टी केवल इंडिकेशन के लिए है कि किस रो को या किस कॉलम को हम इससे आउट करेंगे। आफ्टर देन सेकेंड रो की पेनल्टी चेक करूँ तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट 30, 30 से नेक्स्ट हाईएस्ट 40, तो 30 और 40 का डिफरेंस 10, तो सेकेंड रो की पेनल्टी 10। आफ्टर देन सिमिलरली थर्ड रो की पेनल्टी चेक करूँ, सबसे लोएस्ट वैल्यू है 8 और 8 से नेक्स्ट हायर 20, 20 माइनस 8, ये कितना गया पेनल्टी 12, ये रो की पेनल्टी होगी। अब मैं कॉलम की पेनल्टी निकालता हूँ तो फर्स्ट कॉलम के 2 लीस्ट एलिमेंट्स को सेपरेट करो। बेटा 19, 19 नेक्स्ट कितना है 40, अगर मैं चेक करूँगा कितना आ गया, ये आपका 21 पेनल्टी। ओके, 8 आफ्टर देन 30, 8 30 डिफरेंस 22, क्लियर। लीस्ट 2 एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ मैं चेक करूँ 40, 50 डिफरेंस 10, आफ्टर देन यहाँ चेक करूँ 10, 20 डिफरेंस 10। तो पेनल्टी आई हो, पेनल्टी निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। लीस्ट 2 एलिमेंट को आप सेपरेट करते जाइए, पेनल्टी आती जाती है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, जरा देखना, मैं एक बार कॉलम की पेनल्टी फिर डिज़ाइन कर रहा हूँ। सबसे लीस्ट नंबर है 19, 19 से नेक्स्ट है 40, तो 40 माइनस 19 इट इज़ इक्वल टू 21। ओके, आफ्टर देन W2 में चेक करो, इसमें लीस्ट 2 एलिमेंट को सेपरेट करो। सबसे छोटा एलिमेंट 8, नेक्स्ट हायर 30, 30 से अगर मैं 8 को माइनस करूँगा 22। आफ्टर देन सिमिलरली लोएस्ट कॉस्ट है 40, 40 से नेक्स्ट हायर 50, 40 50 का डिफरेंस 10, यहाँ बेटा 10 और 20 का डिफरेंस 10। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ बेटा, रो और कॉलम में सबसे जो मैक्सिमम पेनल्टी आई है वो कहाँ पर आई है? अगर मैं चेक करूँ सबसे मैक्सिमम जो पेनल्टी आई है वो हमारे पास सेकेंड कॉलम में आई है 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 22 कॉस्ट है वो, सॉरी, जो 22 जिस कॉलम में या जिस रो में जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर वो रो या वो कॉलम वहाँ से खाली होना है, ब्लैंक होना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इस कॉलम में पेनल्टी आई है। तो पेनल्टी केवल ये इंडिकेट करती है कि ये जो अमाउंट होगा, यानी अगली इस टेबल में मैं इस पूरी रो को, इस कॉलम को खाली करूँगा। इसका मतलब है नेक्स्ट टेबल में इस कॉलम को राइट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर जितना भी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पेनल्टी का रोल खत्म। अब बेटा इस वाले सेकेंड कॉलम में जो अमाउंट था वो रिक्वायरमेंट कितनी है? 8 यूनिट की। अब 8 यूनिट्स को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है इस कॉलम में। तो बेटा जरा चेक करना, जो आपके पास 8 यूनिट है उसको आप इस कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे या इस कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे कम जो कॉस्ट होगी उसको सबसे पहले दीजिए, फिर उससे बचे अगर आपके पास तो उससे हायर कॉस्ट को दीजिए, अगर उसके बाद बचता है तो उससे नेक्स्ट हायर कॉस्ट को दीजिए। ओके, तो हमारे पास 8 अमाउंट है और इस कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होना, तो सबसे कम कॉस्ट क्या है इन तीनों में? 8।
तो इस 8 को आप जितना अमाउंट दे सकते हैं दे दीजिए। ये बेटा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस 8 की कैपेसिटी है 18, यानी इस रो के अंदर 18 अमाउंट आ सकता है मैक्सिमम। और आपके पास इस कॉलम में कितना देने के लिए था 8, तो 8 पूरा का पूरा मैं इसको दे दूँ, तो मैं 8 अमाउंट पूरा का पूरा इसको दे देता हूँ। तो ये 8 अमाउंट अगर मैंने इसको दे दिया, तो अगर आप ध्यान से देखना ये क्रॉस हो गया, इसको क्रॉस करना होता है जो मैक्सिमम पेनल्टी होती है। यहाँ पर कितना बचा 10, क्योंकि 8 तो मैंने फिलअप कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा 10। अगली टेबल में फिर दोबारा रिराइट करूँगा जैसा मैं मैट्रिक्स मेथड में करता था। अब इस अगली टेबल बनाते टाइम पर आप सेकेंड कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ओके, अगर मैं सेकेंड कॉलम को डिलीट करता हूँ, दोबारा टेबल बनाता हूँ, तो कितना आ गया 19, 50, 10, ये बटा 70, 40, 60, 40, 70 एंड 20। ओके, जो अमाउंट जहाँ बचा था वो लिख दीजिए 7। ये पेनल्टी का रोल खत्म है, पेनल्टी को मत लिख देना यहाँ पर। 7, 9, ये 10, यहाँ पे चेक करूँ 5, ये तो भर गया था 7 एंड 14। अगर इनको ऐड करो 10 और 9 हो गया 19 और 7 26। ओके, इसको ऐड करो 14, 7 21 और 5 26, इसका मतलब बैलेंस है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस में दोबारा फिर करता हूँ। अगेन मैं पेनल्टी को यहाँ से एवल्यूट करता हूँ। पेनल्टी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पर एक पेनल्टी P लिख दीजिए। P4 पेनल्टी इंडिकेट करता है। फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू वो जो लीस्ट 2 एलिमेंट्स उनको सेपरेट कर दो। 10 के बाद नेक्स्ट हायर 19, तो पेनल्टी होगी 9। अगली रो की चेक करो, सबसे छोटा एलिमेंट है 40 के बाद आ रहा है 60, 60 पेनल्टी 20। इसमें चेक करो 10 और 20 और 40 पेनल्टी 20। कॉलम की पेनल्टी चेक करो, सबसे छोटा एलिमेंट 90 के बाद आ रहा है 40 पेनल्टी 21। ओके, यहाँ चेक करो 40 50 पेनल्टी 10 20 पेनल्टी 10। अब यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी क्या आ रही है, जरा चेक कीजिए आप। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है 21, वो कहाँ आ रही है, फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब ये इंडिकेट हो गया कि पहला कॉलम पूरा का पूरा खाली होगा यहाँ से। क्लियर, पेनल्टी का रोल इतना होता है केवल बस। इस 5 अमाउंट को पूरा का पूरा एलोकेट कर दीजिए इसके अंदर। लेकिन एलोकेट करते टाइम पर मैं क्या देखूंगा, इसमें जो सबसे कम कॉस्ट होगी सबसे पहले आप उसको अमाउंट देंगे, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट हायर कॉस्ट को, उसके बाद नेक्स्ट हायर कॉस्ट को आप इस तरीके से देते हैं। सबसे कम कॉस्ट क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 19 है, 70 है, 40, तो लीस्ट कॉस्ट क्या हुई 19 इस कॉलम में। ओके, तो आप इस 19 को मैक्सिमम अमाउंट दीजिए। आपके पास कितने अमाउंट देने के लिए, इस पर 5, पूरा का पूरा 5 अमाउंट दीजिए। ये कितना ले सकता है 7, तो 5 पूरा दे देंगे इसको। तो बेटा इसको मैं 5 अमाउंट दे दूँ 19 को, ये पूरा खाली हो गया। यहाँ बेटा कितने अमाउंट बचा 2। बताओ क्लियर हुआ चीज़। अगली टेबल फिर मैं दोबारा रीराइट कर लूँ। अब किस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, ये कॉलम, क्योंकि ये भर चुका है। ओके, मतलब ये खाली हो गया है, फिर मैं कहूँगी इसकी पूरी की पूरी एंट्री आपकी खत्म हो गई है। इसका मतलब इसको मैं अगली टेबल में रीराइट नहीं करूँगा। अगली टेबल में फिर लिख लूँ, तो यह आ जाएगा 50 10 40 60 70 20। जो अमाउंट्स बचा वो लिख दीजिए आप। 2, यहाँ 2 अमाउंट बचा है, 2 9 10, यहाँ इसमें लिख दिए 7 एंड 14, 7 14 21, 9 और 10 19 to 21। इसका मतलब बैलेंस है। इसका मतलब ये आपने प्रोसेस यहाँ तक सही किया हुआ है। आफ्टर देन इसकी पेनल्टी फिर मैं फाइंड आउट कर लूँ। पेनल्टी के लिए यहाँ लेटर P लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लेटर P लिख देता हूँ। आप इसकी पेनल्टी निकालिए फर्स्ट रो की। लीस्ट 2 एलिमेंट को सेपरेट किए, 10 50 पेनल्टी 40, 60 40 पेनल्टी 20। ओके, जो भी बड़ा एलिमेंट हो उससे छोटे को माइनस कर देते हैं। 70 20 पेनल्टी 50। आप इस कॉलम की चेक कीजिए, 40 50 पेनल्टी 10 20 पेनल्टी 10। अब जरा चेक करना मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हुई, इट इज़ इक्वल टू 50। इसका मतलब हुआ कि अब अगली टेबल में इस रो को हम रीराइट नहीं करेंगे, इस पूरे अमाउंट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर। बट 10 से मैक्सिमम अमाउंट किसको देंगे आप, जो सबसे कम कॉस्ट में ले जाने के लिए तैयार है। इस रो में आप चेक कीजिए, सबसे मिनिमम कॉस्ट इट इज़ इक्वल टू 20। 2 कॉस्ट आ रही हैं 70 एंड 20, तो इससे मिनिमम कॉस्ट कौन सी हुई 20। तो आप मैक्सिमम अमाउंट 20 को एलोकेट कर दीजिए। मैं 10 अमाउंट इसको एलोकेट कर दूँ, ये कितना ले सकता है 14, तो 10 अमाउंट पूरा का पूरा एलोकेट हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा 4, ये क्रॉस हो गया। अगली टेबल में मैं थर्ड रो को नहीं लिखूंगा क्योंकि ये क्रॉस हो चुकी है।
बाकी अगली टेबल फिर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, कितना आ गया 50, 10, 40, 60। जब ये 2x2 में कॉस्ट मैट्रिक्स बनती है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट इसी स्टेप में हो जाएगा। 2 and 9, ये कितना आ जाएगा 7 and 4, आप ऐड कीजिए 7, 4, 11, 9 और 2, 11, इसका मतलब बैलेंस है। ओके, आफ्टर देन फिर पेनल्टी यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए। पेनल्टी के लिए हमें फिर P लिख लेता हूँ, ये पेनल्टी यहाँ P लिख लेता हूँ। ओके, आप अगर चेक करें पेनल्टी निकालो, 10, 40 पेनल्टी, 10, 50 पेनल्टी कितना हो जाएगा 40, 50 माइनस 10, लीस्ट टू एलिमेंट को सेपरेट करते हैं, तब 2 ही एलिमेंट है तो ये बड़ा एलिमेंट ही हो गया, इससे इसको सेपरेट कर दिया 40। पेनल्टी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 60, 40 ये 20, 40, 50 पेनल्टी 10, 10, 60 पेनल्टी 50। अब जरा देखो मैक्सिमम पेनल्टी क्या आई हुई है 50, इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम पहले खाली होगा। इस 4 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस पूरी रो में, इस कॉलम में सॉरी। तो 4 अमाउंट सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट को देंगे, तो मिनिमम कॉस्ट है 10, 10 को मैं कितना दे सकता हूँ मैक्सिमम 2, और आपके पास 4 है तो इसको 2 दे दीजिए, ये भर गया, क्रॉस हो गया। यहाँ पर कितना अमाउंट बचा 2। अब एक चीज़ बताना बेटा, ये 4 अमाउंट इसी रो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, अब इसमें तो कोई एंट्री होगी नहीं, आप जरा चेक करो, इस वाली रो में कोई एंट्री नहीं होगी, इसका मतलब है कि इसी रो में एंट्री होगी, और ये अमाउंट 2 इसी कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कॉलम में एलिमेंट बचा क्या केवल 60, तो कन्फर्म इसको बचा हुआ 2 आप इस 60 को दोगे, ये भी क्रॉस हो गया। जब मैंने 2 इसको दे दिया तो यहाँ क्या बचा 7 अमाउंट। अब जरा देखो, ये जो 7 अमाउंट है आपको इस रो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ये 2x2 में रह जाती है तो इसी में बना दो, कोई ज़रूरत नहीं एक स्टेप बढ़ाने की कि मैं ये वाला कॉलम हटाऊँ, ये तो एक एलिमेंट ही तो लिखा जाएगा। अब जैसे मैं अगली टेबल बनाना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, ये वाला कॉलम हटा दिया जाएगा, ये रो हटा दिया जाएगी, केवल एक एलिमेंट 40 तो बचेगा। जब यही एलिमेंट बचेगा तो उसी को देना पड़ेगा जो भी अमाउंट है। तो आपके पास 7 अमाउंट बचा है तो 7 आप इस पूरे को दे दीजिए, ये 7 ले सकता है, और आपके पास अमाउंट भी था तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। सारी की सारी डिमांड रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आप इसमें मिनिमम जेड निकाल लीजिए, जहाँ पर जो एलोकेशंस थी वहाँ लिखने के बाद आफ्टर देन मिनिमम जेड में फाइंड आउट कर लेता हूँ। और मिनिमम जेड जो आएगा वो आपका मिनिमम जेड जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है उससे कम होगा, मैट्रिक्स मेथड जो मैंने बताया उससे भी कम होगा, ये सबसे कम होगा तीनों मेथड में। ओके, मैक्सिमम मतलब मे बी, मतलब ज़्यादातर आपके केसेस में। ओके, और 99% केसेस में कभी कभी कॉस्ट आपकी इससे ज़्यादा आ सकती है, हो सकता है कि एनडब्ल्यू मेथड से ज़्यादा अच्छा आ जाए, या फिर हो सकता है मैट्रिक्स मेथड से बाई चांस तुक्के में हो जाए। लेकिन जो आप मैथमेटिकली करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर के करीब होंगे या जो सबसे मिनिमम सॉल्यूशन निकल के आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो आपका पेनल्टी मेथड से ही आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले जो ऑप्टिमलिटी चेक करने की लिए बात आती है तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई नहीं करते, ना ही हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हैं। उस केस में हम इस मेथड का यूज़ ही करके इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट के पास में सबसे ज़्यादा इसी मेथड के थ्रू हैं। ओके, अगर मिनिमम जेड निकाल लूँ तो जरा चेक करना इसको, अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ। अब हम ये सारी कॉस्ट को इस मैट्रिक्स में लिखने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। ओके, जहाँ जो कॉस्ट थी मैंने ये इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स लिखने के बाद जहाँ जहाँ जो एलोकेशन साइज को लिख लिया और इसका मिनिमम जेड फाइंड आउट कर लिया। ओके, 9 into 5, 10 into 2, 40 into 7, 16 into 2, 8 into 8, 20 into 10। ओके, यहाँ से वैल्यू आ रही है 779। इसी क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से करने की कोशिश कीजिए। आप एनडब्ल्यू मेथड से कीजिए। ओके, आप चेक करना एनडब्ल्यू मेथड से जब करेंगे तो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी, और जब आप मैट्रिक्स मेथड से करेंगे जो मैंने आपको लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बताया तो उससे करेंगे तो उससे कॉस्ट उसकी एनडब्ल्यू के कंपेयर में कम होगी। और सबसे कम कॉस्ट हमारी किससे होगी, जो मैंने आपको ये मेथड बताया, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ये भी सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है। मैंने बताया था सॉल्यूशन डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है m+n-1। इसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 3 + 4 7 - 1 6। आप यहाँ एलोकेशंस की संख्या चेक कर लो कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 6। पूछ देता है कभी कभी कि सॉल्यूशन डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट, तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा है नॉन डिजेनरेट। ओके, अगर एलोकेशंस की संख्या m+n-1 से कम होती तो ये सॉल्यूशन आपका डिजेनरेट हो जाता है। फिर हम उसमें एक एलोकेशन को अपनी तरफ से बढ़ाने के बाद उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगा कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 779 जो रिजल्ट आ गया है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हम इसको ऑप्टिमाइज़ करना नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको, आप उसको चेक करिएगा, उससे देखिएगा